पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज भारत में क्या थी। 3 चरणों में इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने देखा। अब हम देखेंगे कि उन 3 चरणों में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने भारत के साथ उपयोग में लाया था, उसके आखिर परिणाम क्या हुए भारत के रिस्पेक्ट में। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न फील्ड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, समाज में क्या परिवर्तन आया। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर अभी बात करेंगे भारत के इकोनॉमिक फील्ड में क्या परिवर्तन आया इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज से। पहला जो परिवर्तन आया, ओपन एंड सेमलेस प्लंडरिंग ऑफ इंडियन फॉर्च्यून। भारतीय धन संपदा की खुली और शर्म रहित लूट अंग्रेजों ने भारत में की। इसके पहले तक जो भारतीय राजे महाराजे होते थे वो भारतीय जनता पर उतना ही कर लगाते थे, भारतीय जनता का इस हद तक शोषण नहीं करते थे जिस हद तक अंग्रेजों ने किया। तो एक तो यह परिवर्तन आया। दूसरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन फेवर ऑफ ब्रिटेन। अंग्रेजों के भारत में आगमन के पहले और यहां तक 1757 तक भी बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत की तरफ था। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। लेकिन 1757 के बाद हमारा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया। यानी जो व्यापार का जो लाभ है, फायदा है, वो अंग्रेजों को होने लगा, भारत को इससे घाटा होने लगा। तीसरा जो परिणाम हुआ वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी। भारत का धन संपदा वैभव बाहर निकलने लगा। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ, थोड़ा डिटेल समझते क्या है। ये टर्म है ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक थ्योरी है, सिद्धांत है, जिसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उनकी किताब का नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1867 में ये किताब छपी थी। उसमें उन्होंने पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द का प्रयोग किया था, which was later supported by other economic nationalists। बाद में कि इस बार इसमें जो भी बात कही गई है ड्रेन ऑफ वेल्थ में वो सब सही है, ऐसा समर्थन किया था हमारे जो अदर इकोनॉमिक नेशनलिस्ट, आर्थिक राष्ट्रवादी हुए। और आर्थिक राष्ट्रवादी क्या है मैं इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगली बात, इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में हम देखते हैं ह्यूज वेल्थ ऑफ इंडिया एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है भारत से भारी मात्रा में धन ब्रिटेन भेजा जाने लगा, एंड फॉर व्हिच इंडिया रिसीव्स नथिंग इन रिटर्न। ऐसा भारत का धन बाहर भेजा जाने लगा जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। अगर भारत का धन बाहर जाए और वापस में हमको कुछ भी मिले तो वो ड्रेन नहीं है, कुछ ना कुछ उसके बदले में मिला। लेकिन बस लूट करके सारा पैसा भारत से बाहर जा रहा था, उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था, बल्कि शोषण और ज्यादा बढ़ रहा था। It was major cause of India's misfortune, poverty, backwardness, unemployment, etc. दादा भाई नौरोजी के हिसाब से जो भारत की दुर्दशा अंग्रेजों के समय में हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ही था। भारत के दुर्भाग्य का, भारत की गरीबी, भारत के पिछड़ापन, भारत की बेरोजगारी और भारत की और भी जितनी समस्याएं थी, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो भारत का धन से बाहर निकलना था। British East India Company utilizing Indian resources for their own benefits and to fulfill British needs, not for India। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी आर्थिक नीति बना रही थी, वास्तव में उसका उद्देश्य ब्रिटेन के लोगों, ब्रिटेन के पूंजीपतियों, ब्रिटेन के उद्योगपतियों के उद्देश्यों को पूरा करना था, उनकी जरूरत को पूरा करना था, उनका डेवलपमेंट करना था। भारत के लिए कुछ करने के इरादे से उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं लाई थी। ऐसा सब ये दादा भाई नौरोजी अपनी किताब में कह रहे हैं। नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ड्रेन्ड अवे। दादा भाई नौरोजी ने एस्टीमेट लगाया कि भारत से कितना धन ब्रिटेन चला गया, तो भारत की नेशनल इनकम माने जितनी उसकी कमाई थी भारत की, उसका 1/3 हिस्सा ब्रिटेन हर साल लूट करके ले जाता था, प्लंडरिंग करके ले जाता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था। फॉर्म्स ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ होता कैसे था, किस किस रूप में भारत का धन बाहर जाता था। पॉइंट नंबर 1, सैलरीज, पेंशन्स एंड अदर बेनिफिट्स टू द ऑफिशियल्स। कंपनी के जो कर्मचारी भारत में थे, गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे, कंपनी में और भी कई प्रकार के कर्मचारी थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे, उन सब की सैलरी, पेंशन और भी जो सुख सुविधाएं उनको भारत में मिलता था, रहवास, खाना पीना, ये सारी सुख सुविधा, ये सब भारतीय लोगों के टैक्स से किया जाता था। चूंकि ये कर्मचारी ब्रिटेन के हैं, सेवा ब्रिटेन की राजा की कर रहे हैं,
आदेश ब्रिटेन की राजा का मान रहे हैं, कंपनी व्यापार करके अपना प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसकी सैलरी, उसका वेतन, उसका रखरखाव, सारा पैसा जो इनके लिए खर्च हो रहा है वो भारतीय जनता के पैसे से खर्च हो रहा है, जिसका भारतीय जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। ये ठीक वैसे ही है, उदाहरण के लिए, कि आज नेपाल में जो कुछ शासन प्रशासन के खर्चा हो रहा है उसका सारा फायदा नेपाल की सरकार ले, लेकिन वहां के कर्मचारियों का जो सैलरी है, वेतन है, वो भारत की सरकार दी। ठीक है, तो शासन प्रशासन नेपाल में हो रहा, भारत सरकार क्यों दे? ये ठीक वैसी बात होगी। ठीक है, तो इस रूप में वे लोग जो भारत को लूट रहे थे, खसोट रहे थे, उन्हीं लोगों का वेतन भारतीय जनता के जेब से दिया जाता था, और इस प्रकार से जितना पैसा इनको वेतन के रूप में दिया गया वो हमारे स्वार्थ के लिए या बदले में हमें कुछ मिलने वाला उससे नहीं था, इसलिए इनको जो पैसा दिया गया वो भारत, वास्तव में भारत की धन से निकासी थी। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन बाय कंपनी। कंपनी समय समय पर अपने व्यापार, अपने प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए ब्रिटेन के कई पूंजीपतियों से, कई बार ब्रिटेन के राजा से कर्जा लेती थी, और उस कर्जा का जो इंटरेस्ट है और खुद जो लोन की राशि है उसको फिर पटाएंगे कैसे? फिर भारतीय जनता पर टैक्स लगा करके भारतीय जनता का पैसा ब्रिटेन भेजा जाएगा कर्जा चुकाने के रूप में। जबकि कर्जा कंपनी ने क्यों लिया था? कर्जा कंपनी ने लिया था अपने स्वार्थ के लिए। आज मुझे अपने कोचिंग में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और उसके लिए मैं कहीं से उधार ले लूं और अपना 2-4-10 लाख रुपए खर्चा कर डालूं कोचिंग में, और बाद में मैं आप लोगों की फीस बढ़ा दूं कि भाई मैंने खर्चा किया है, तो आप कहोगे सर ये तो इनजस्टिस है। ठीक है, क्योंकि हमें उसके बदले कुछ मिलने वाला तो है नहीं, पंखा कूलर जो चाहिए हमें वो तो ऑलरेडी आपके पास अभी है। ठीक है, और ज्यादा हमें चमक धमक से मतलब नहीं, हमें तो पढ़ाई से मतलब है। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैं यहाँ धौलपुर हाउस का एक मॉन्यूमेंट्स बना के रख दूं, उसको देखते रहो, यही यूपीएससी बैठती है, उसको देखने से क्या फायदा है आपका? तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, अगली बात, प्रॉफिट, रेवेन्यू, गिफ्ट, ब्राइब्स, करप्शन। प्रॉफिट, कंपनी का जितना प्रॉफिट होता था उसमें वो 1 रुपया खर्च नहीं करती थी, सारा प्रॉफिट कंपनी बाहर अपने इंग्लैंड में अपने लोगों के बीच में अपनी कंपनी के लिए भेज देती थी। रेवेन्यू, भारत में जब रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार इनको मिल गया तो सारा रेवेन्यू कलेक्शन किया, उसको जेब में रखा, वापस में इंग्लैंड में भेज दिया। ठीक है, गिफ्ट, हमारे राजा महाराजाओं को परेशान करते थे कि जब भी मिलो तो कुछ गिफ्ट देते रहा करना समय समय पर, गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं गद्दी से हटा देंगे, क्योंकि गद्दी में तुम हमारी मर्जी से बैठे हो। और वास्तव में वो गिफ्ट नहीं होता था, अच्छा मोटा रकम ये लोग वसूलते थे उनसे। इसके अलावा ब्राइब, ब्रिटेन के अधिकारी अब घूस लेने लगे, आपको भारत में व्यापार करना है, आपको भारत में फलानी जगह कोई काम करना है, तो ये घूस लेने की परंपरा अंग्रेजों ने चलाई। भ्रष्टाचार चरम पर थी, भ्रष्टाचार। ठीक है, इन तमाम माध्यमों से जो पैसा भारत की जनता से ये लूटते थे सब ब्रिटेन भेज देते थे। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का रूप है कि किन किन रूपों में भारत का धन बाहर जाता था। एक्सेस इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, अब चूंकि इंपोर्ट भारत से जो है इंपोर्ट भारत में ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो भारत का पैसा, जो चीजें हमने बुलवाई है ब्रिटेन से, उसके बदले भारत का पैसा जा रहा है। ठीक है, यूनिलैटरल फ्री ट्रेड, यूनिलैटरल फ्री ट्रेड मैं समझा चुका हूं आपको पीछे कि भारत का माल जब ब्रिटेन जा रहा है तो उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो उससे भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अर्निंग फ्रॉम मिलिट्री, आपने पढ़ा होगा सहायक संधि। सहायक संधि में ब्रिटेन अपनी सेना का टुकड़ी भारतीय राजाओं को देती थी और बदले में उनसे जागीर, जमीन का टुकड़ा और पैसा लेती थी। वो भी एक कमाई का जरिया था, और फिर वो कमाई ब्रिटेन चला जाता था। तो मिलिट्री से भी अर्निंग करते थे। ट्रीटीज, कई युद्धों के बाद राजाओं पर ट्रीटी करते थे कि हमने तुम्हारे कारण युद्ध किया और इस युद्ध में हमको इतने का नुकसान हुआ, इतना पैसा हमको दो, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा जमीन जायदाद छीन लेंगे, तुम्हारा राजपाट छीन लेंगे। ये तमाम तरीकों से पैसे इनको मिलते थे। मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री एंड वॉर, अब भारत में देखिए आप, जितनी बड़ी मिलिट्री अंग्रेजों ने भारत में रखी उतनी बड़ी की जरूरत नहीं थी भारत के हिसाब से, लेकिन उन्होंने हद से ज्यादा बड़ी मिलिट्री रखी। उसका एक उद्देश्य यह भी था कि इसी मिलिट्री के माध्यम से हम भारत के आजू बाजू के जो देश हैं उनके साथ युद्ध करेंगे। तो कंपनी लगातार बड़ी सेना रख करके युद्ध करती थी, और उस युद्ध में उस सेना के रखरखाव में जितना खर्चा होता था वो भारतीय जनता से कर लगा करके वसूला जाता था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड देयर प्रॉफिट्स, रेलवे आया, टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, इंजीनियरिंग आई, इन सबके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में जो भारत आया, तो भारत में आकर भी इन्होंने 100 रुपया लगाया, लेकिन बदले में वो 105 रुपया ले भी गए। ठीक है, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ और प्रॉफिट हुआ वो सब भी भारत से बाहर धन के रूप में निकल रहा था। एलियन और फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश,
भारत पर अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन वो अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से हमेशा विदेशी बने रहे। उन्होंने भारत की जनता को, भारत के किसान को, भारत के उद्योगपतियों को कभी अपना नहीं माना, हमेशा दोगली नीति करते रहे। और जब वो हमारी जनता को अपना ही नहीं मानते थे, तो कोई ऐसा काम जैसे मंदिर बनवाना, सड़क बनवाना, पुलिया बनवाना, अपने दरबार में इतिहास लेखन का काम कराना, नृत्य कराना, संगीत कराना, हस्तशिल्प कराना, हस्तकला कराना, ये तमाम कार्य जो हमारे भारतीय राजा महाराजा पहले करते थे, जिसके माध्यम से भारत के लोगों को रोजगार मिलता था, अपनी कला को जीवंत बनाए रखने, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का मौका मिलता था। अंग्रेज चूंकि विदेशी थे अपने चरित्र से, उन्हें हमारी संस्कृति, हमारी भावना, हमारे लोगों की रहन सहन, खान पान से कोई मतलब नहीं था। इसलिए उनका विदेशी चरित्र भी भारत से धन को बाहर ले जाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। हमारे भारतीय राजा महाराजा, इसके पहले जो मुगल्स थे, उसके और पहले गुप्ता थे, मौर्य थे, जो भी थे, वो विदेशी नहीं थे, भले कहीं से आए हो, लेकिन भारत में रहते रहते उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि मान लिया। और फिर वो भारत की जनता पर कर लगाते थे, उस कर से जो पैसा आता था उसको भारत में ही खर्च करते थे। मंदिर बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, सड़क बनवा दिया, सराय बनवा दिया, इबादत खाना बनवा दिया, लोगों को रोजगार तो मिलता था, ठीक है। भारतीय चीजों की खपत, भारतीय धन का खपत भारत के अंदर ही होता था, पैसा भारत से बाहर नहीं जाता था। लेकिन ये विदेशी चरित्र के थे, ये सारा डेवलपमेंट ब्रिटेन में करते थे, यहां कुछ नहीं करते, यहां से केवल पैसा लूटते थे, ठीक है। तो ये सब ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण थे। क्यों ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ? अब यहां पर जो हमको ध्यान रखना है कि नारोजी साहब ने, दादा भाई नारोजी ने अपनी किताब का नाम दिया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें जो अन ब्रिटिश शब्द आया उसका क्या मतलब है, व्हाट इज अन ब्रिटिश? दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हरामखोरो, अंग्रेज लोग, तुम लोगों ने 1858 में यह घोषणा कर दिया, जब 1857 का युद्ध होगा, विद्रोह होगा, विद्रोह के बाद ब्रिटेन की सरकार नींद से जागेगी और दिखावा करने के लिए वो ये कहेगी कि ये सब कंपनी की गलत नीतियों के कारण भारत में विद्रोह हो रहा है, कंपनी ही शोषणकारी है, कंपनी ही गलत है, अब भारत में कंपनी का राज खत्म किया जाता है और अब भारत पर सीधे तौर पर ब्रिटेन के राजा का अधिकार होगा और आज के बाद भारत की जनता ब्रिटेन का नागरिक है। अर्थात ब्रिटेन में रहने वाला एक व्यक्ति जिस प्रकार से ब्रिटेन का नागरिक है, उसी प्रकार से भारत में रहने वाला हर एक बंदा भी अब ब्रिटेन का नागरिक है। इसका मतलब ब्रिटेन में जो ओरिजिनली अंग्रेज हैं, उनको जो अधिकार मिले हैं, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, दुनियादारी, वो सारे अधिकार भारत के लोगों को भी अब मिल जाने चाहिए, क्योंकि हम भी नागरिक हो गए। ऐसा उसका मतलब था। 1858 में जो एक्ट आएगा उसका ये मतलब था। लेकिन दादा भाई नौरोजी की किताब चूंकि कब आई 67 में, ठीक है, यानी लगभग 9-10 साल बाद ये किताब आई है। तो दादा भाई नौरोजी ने महसूस किया कि 1858 में जो बात कही गई कि आज के बाद भारत की जनता ब्रिटेन का नागरिक है और भारत के लोगों को वही सब अधिकार, वही सुख सुविधा मिलेगी और हम उसी प्रकार से भारत में शासन करेंगे जैसे अपने नागरिकों के लिए ब्रिटेन में करते। लेकिन नौरोजी ने महसूस किया कि ये भ्रम, ये एक झूठ है, ये बकवास है, इससे बड़ा मजाक कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि भारत के लोगों को उन्होंने दिल से कभी ब्रिटेन का नागरिक नहीं माना, उनके साथ हमेशा सेकंड क्लास का ट्रीटमेंट होता रहा। इसलिए भारत के साथ जो ब्रिटिश सरकार का व्यवहार था वो ब्रिटिश ना होकर के अन ब्रिटिश व्यवहार था। ये बात समझ आ रही है? अन ब्रिटिश का मतलब है गैर अंग्रेजों की तरह हमारे साथ व्यवहार करना। जबकि 1858 के एक्ट में आपने वादा किया था कि अब हम भारत के लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे ब्रिटेन के अंग्रेजों के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन वो वादा कभी फुलफिल नहीं हुआ। और दादा भाई नौरोजी की इस किताब में यही बताया गया है कि चूंकि अंग्रेजों ने कभी हमें अपना नहीं माना, अंग्रेजों जैसा नहीं माना, कोई बात नहीं, हमें अपना मानते तो हमारे साथ भी वैसा व्यवहार करते, हमारे साथ भी वैसा ही शासन करते जैसे इंग्लैंड में अपने लोगों के लिए शासन करते। वहां तो इतना टैक्स नहीं है, वहां तो इतना शोषण नहीं है, वहां पुलिस और सेना का ऐसा क्रूएल फॉर्म नहीं है, वहां का राजा वहां की जनता के सुख दुख से वास्ता रखती है। लेकिन यहां पर सब उल्टा क्यों है? इसलिए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि वास्तव में इन्होंने हमें हमेशा अन ब्रिटिश माना और इसी उनके व्यवहार के कारण भारत में ग्रेट लेवल की पॉवर्टी थी। इसलिए उनकी किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी के हिसाब से अंग्रेजों का शासन भारत में हमेशा अन ब्रिटिश रहा, अर्थात परायेपन की भावना के साथ उन्होंने भारत पर शासन किया और यही भारत की पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण है। जब परायेपन की भावना के साथ कोई आपके साथ व्यापार करे, रिश्ते बनाए, नाते बनाए, संबंध बनाए, मित्रता करे, दोस्ती करे, तो चूंकि इसका मतलब है
कि जब आपके और उसके बीच में अपनापन नहीं है, परायापन है, माने उसको आपके सुख दुख, आपके जीवन के उतार चढ़ाव, आपकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, वो केवल और केवल आपको यूटिलाइज कर रहा है जब तक उसका काम नहीं बनता। तो वही अंग्रेज भारत में कर रहे थे, वो भारत के लोगों को, भारत के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे थे। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने ये अन ब्रिटिश टर्म का उपयोग किया है। बड़ी गहरी बात है, आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो ये तीन बड़े कारण हमने देखे इकोनॉमिक इंपैक्ट में। चौथे नंबर पे हम देखते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म। एक अच्छा बात यह हुआ कि अंग्रेजों ने जो 3 चरणों में आर्थिक नीतियों के माध्यम से भारत का शोषण किया, उसका एक रिजल्ट यह हुआ कि भारत में कुछ इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए जो इंग्लैंड से, लंदन से, फ्रांस से पढ़ के आ रहे थे, और जो पूरी दुनिया में नई नई चीजें आ रही थी, एडम स्मिथ साहब आ रहे थे, लिबरलाइजेशन आ रहा था, कैपिटलिज्म आ रहा था, उसको सब ये समझ रहे थे। इन पढ़े लिखे लोगों ने अंग्रेजी शासन के आर्थिक चरित्र को, कि उनका इकोनॉमिक नेचर क्या है, उनको अपने अनुभवों से किताब के रूप में लिखा। इस प्रकार से भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आर्थिक राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या है कि ये भारत भूमि हमारी है, यहां पैदा होने वाला हर एक रिसोर्स, हर एक जो मॉनेटरी फॉर्म में जो भी चीज हो सकती है, भारत की धन संपदा, वैभव, खेत बाड़ी, उद्योग धंधे, कर, ये सब भारत का है। और भारत की जनता से लिया जाने वाला जो टैक्स है, उसका उपयोग भारत की बेहतरी के लिए ही किया जाना चाहिए। यहां से हम पर टैक्स लगा करके, यहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम के माध्यम से, यहां पर ब्राइब और करप्शन के माध्यम से हमसे पैसा लेकर के उसको देश के बाहर नहीं भेजना चाहिए। यह फीलिंग जब आ जाती है हमारे अंदर, तो इसको बोलते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर भारत के लोगों का कब्जा होगा, भारत की संसाधनों पर भारत के लोगों का कब्जा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के रिसोर्स का उपयोग भारत के लोगों के लिए किया जाएगा, उनकी बेहतरी के लिए किया जाएगा। अगर ये भावना है तो इसको आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। इज इट क्लियर? इस भावना को जगाने का काम, जो पिछले वीडियो में मैंने 8 लोगों का नाम लिखाया था, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, ये तमाम लोग जो थे, ये भारत के लोगों की भावनाओं को जगाने का काम किया। इन्होंने लोगों को बताया कि देखो, रिसोर्स तो हमारा है, टैक्स तो हमारा है, लेकिन इसका उपयोग ब्रिटेन कोसों दूर बैठे, ब्रिटेन में राजा महाराजा और उसकी जनता इसका उपयोग कर रही है। वहां के पूंजीपति, वहां के उद्योग लबालब हो रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि भारत से लूटे गए पैसे की बदौलत ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई। यानी जो ब्रिटेन की हरियाली है, वो भारत को सूखेपन देने की कॉस्ट पर आई। भारत की हरियाली छीनकर ब्रिटेन ले गई और ब्रिटेन को हरा भरा बना दिया गया और भारत को मुर्सल बना के छोड़ दिया गया। तो ये भावना अपने किताब से जो जगाया गया, इसको बोलते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। इसमें जो 8 लोगों का नाम मैंने लिखवाया है, उनका कहना यह है कि इंडिया इज पुअर नॉट बिकॉज पॉवर्टी वाज इनहेरेंट एंड नेचुरल टू इंडिया। भारत इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि भारत में पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही है, या भारत प्राकृतिक रूप से गरीब ही रहा है शुरू से, हम इसलिए गरीब नहीं है। नॉर वाज इट इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट, ना ही पिछली जो हमारे मुगल थे और गुप्ता थे और जो भी राजा महाराजा थे, उनकी नीतियों के कारण भी हम गरीब नहीं है, बट इट वाज रीसेंट। भारत अभी अभी गरीब हुआ है, एंड इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज। और वास्तव में भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण जो औपनिवेशिक शासन भारत में रहा, जो अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां भारत में बनाई, वो है भारत की गरीबी का कारण। लोग क्या मान के बैठे थे कि ये हमारा दुर्भाग्य है, ये भगवान ने ऐसा किया है, ये अल्लाह ने ऐसा किया है, या ईश्वर ने ऐसा किया है, हम सब उसको अपना भाग्य के भरोसे बैठ गए। हमने अंग्रेजों की इन सारी नीतियों को समझने का काम ही नहीं किया। इन राष्ट्रवादियों ने समझाया लोगों को, पढ़े लिखे लोग समझे, आम लोग भी समझे, और खुद ब्रिटिश सरकार भी उनके इस बातों से जाग करके कुछ अच्छा काम करने के लिए मजबूर हुई। जब लोगों को पता चला कि वास्तव में अंग्रेज किस प्रकार से रणनीति पूर्वक भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि को चौपट करके अपने आप को खुशहाल और संपन्न बता रहे हैं, तब इस आर्थिक राष्ट्रवाद ने राजनीतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए? राजनीतिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि भारत के लोगों पर शासन भारत के लोग ही करेंगे। जब यह फीलिंग आ जाती तो इसको कहते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद, सॉरी, राजनीतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इस आर्थिक राष्ट्रवाद ने भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसकी अंतिम परिणति हुई 1885 में
कांग्रेस की स्थापना हुई और यहीं से सच्चे अर्थों में भारत में आर्थिक की जगह राजनीतिक राष्ट्रवाद आया और भारत अब विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों, राजनीतिक तौर तरीकों के माध्यम से अंग्रेज सरकार से ये मांग करने लगी कि भारत के लोगों के साथ ऐसा शासन नहीं किया जाना चाहिए और धीरे धीरे ये कोशिश की जाने लगी कि भारत के लोगों पर शासन भारत के लोग ही कर सकते हैं, कोई विदेशी शक्ति भारत पर शासन नहीं करेगी। और फिर गांधी के आने के बाद ये बात और तेज हुई और 1929 में तो पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया गया कि अब भारत को पूर्ण रूपेण आजादी चाहिए। तो ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। आर्थिक राष्ट्रवाद में रियल फेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया केम इनटू फ्रंट, यानी आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण ही अंग्रेजों का जो घिनौना चेहरा था वो जनता के सामने आया कि किस हद तक इन्होंने लूटा है भारत को। कोई दया नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मोरालिटी नहीं, इस हद तक लूटा है। और अंग्रेजों का मानना ही था कि बस इतना करो इनके साथ कि जान बची रहे, इस हद तक लूट लो इनको कि इनके पास खाने के लिए उतना ही हो जितने में ये जिंदा हो, इससे ज्यादा की उनको कोई जरूरत नहीं है और हमें असीमित चाहिए। बेंथम का उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उदारवाद, व्यक्ति तार्किक होता है, ये तमाम ऊट पटांग के घटिया सिद्धांत बना करके ये भारत के लोगों का बेरहमी से इन्होंने लूटा है, ठीक है। तो ये बात बताने वाले ये राष्ट्र जो इकोनॉमिक नेशनलिस्ट थे, इन्होंने भारत में इकोनॉमिक नेशनलिज्म लाया, उसके बाद पॉलिटिकल नेशनलिज्म आया भारत में, ठीक है। अगला प्रभाव है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं डी औद्योगिकरण। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में तो उद्योग थे ही नहीं, जब डी औद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले रही हो, फिर किसी कारण से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो गई हो, तो उसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, तो फिर अब यहां पर प्रश्न उठता है कि भारत में क्या औद्योगिकरण था? क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो ब्रिटेन में हुई, फिर यूरोप के अन्य देशों में हुई, क्या भारत में औद्योगिक क्रांति इससे पहले हो चुकी थी? उत्तर है नहीं। अगर हम आधुनिक अर्थों में देखें, जिसमें बड़े बड़े मशीन, कल कारखाने, बहुत ज्यादा पूंजी लगा करके भारी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, उसको आज के अर्थों में कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भारत इस तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी नहीं, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कभी नहीं था, लेकिन भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, यह कहना गलत है। समझते हैं, इंडिया वाज नॉट एन इंडस्ट्रियलाइज्ड वन, यानी भारत वास्तव में एक औद्योगिक देश नहीं था। औद्योगिक माने आधुनिक औद्योगिक देश नहीं था। एज ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कैपिटलिस्ट नेशन, जैसा कि यूरोप में ब्रिटेन व अन्य पूंजीवादी देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अर्थ निकाला जाता था, उस अर्थ में भारत इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं था, बट हैविंग इट्स ओन इंडस्ट्रियल बेस। लेकिन भारत में अपने खुद के उद्योग थे, अपने तरीके के उद्योग थे, जैसे कुटीर उद्योग थे, ग्रामीण उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट थे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज थे, जिसमें शहद बनाना, घी बनाना, ठीक है, बैम्बू के उपकरण बनाना, मिट्टी के बहुत सारी चीजों को बनाना, ये तमाम प्रकार के उद्योग भारत में पहले से पाए जाते थे, ठीक है। सुई धागे से फैब्रिक बनाना, फैब्रिक से कपड़े बनाना, ये तमाम काम भारत में पहले से थे। मशीनों द्वारा उद्योग नहीं था भारत में, लेकिन मैनुअल इंडस्ट्रीज भारत में पाई जाती थी, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती थी, और इंडिया एक प्रॉस्पेरस कंट्री हुआ करता था। इसी प्रॉस्पेरिटी को अंग्रेजों ने धीरे धीरे खत्म कर दिया, और हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी, हमारे जो रूरल इंडस्ट्री था, उन सबको ग्रेजुअली अंग्रेजों ने अपनी आधुनिक ब्रिटेन के मशीनों से बने हुए गुड्स को बेच करके हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ठीक है। दिस नेचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वाज डिस्ट्रॉयड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एंड सोशियो कल्चरल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। भारत की जो औद्योगिक व्यवस्था थी, जो हमारी अपनी औद्योगिक व्यवस्था थी, हमारी अपनी जरूरत, हमारे अपने रिसोर्सेज, हमारे अपने स्किल के आधार पर थी, उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। क्योंकि अगर भारत में यही व्यवस्था बनी रही तो उनके ब्रिटेन से बने हुए माल को भारत में कैसे खरीदे जाएगा? तो पहले इनके इन उद्योग धंधों को खत्म करो, ठीक है। जब इन उद्योग धंधों को खत्म कर दोगे तो क्या होगा? जैसे इस समय आप देखिए दैनिक भास्कर में, कभी कभी आप देखेंगे डीबी भास्कर, जिसके घर में आता होगा, उस समय ये डीबी भास्कर वाले जो हैं, ये गुटखा के खिलाफ, गुटखा पान मसाला के खिलाफ बड़ा एक मुहिम चला रहे हैं, और रोज पेपर में आता है कि गुटखा खाने से क्या होता है, ठीक है।
लेकिन उसमें जो फोटो आता है उस फोटो में आपको तमाम प्रकार के गुटखा दिखाई देंगे, राजश्री गुटखा कभी दिखाई नहीं देगा। और राजश्री के बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं दैनिक भास्कर में। ये क्या है, एक तरीके से कि सारे गुटखे में जहर है, सारा गुटखा खराब है। इस प्रकार से मार्केट से पहले ये सारे गुटखों को अलग किया जाएगा, बाहर किया जाएगा और फिर राजश्री की स्थापना की जाएगी। और राजश्री का ऐड आता है, आंख बंद करके अच्छा खाइए। ठीक है, तो जब डीबी भास्कर वाले गुटखा का विरोध करते हैं तो फोटो डालते हैं जिसमें तमाम प्रकार के गुटखों का फोटो है, राजश्री का फोटो नहीं है। तो जनता का एक इंटरप्रिटेशन क्या बनेगा कि यार बाकी सारे गुटखे तो खराब हैं लेकिन राजश्री अच्छा है, और फिर उसका विज्ञापन भी आ रहा है दनादन, तो राजश्री का सेल स्टार्ट हो जाएगा। यही काम अंग्रेजों ने किया। उन्होंने हमारे यहाँ के जो उद्योग थे उनको कहा ये घटिया है, ये बेकार है, ये महंगे हैं, इनमें क्वालिटी नहीं है, ये तमाम बातें करके और फिर अपनी पॉलिसीज के माध्यम से धीरे धीरे हमारे उद्योगों को इतना ज्यादा शोषण किया, हमारा माल हम ही से कम कीमत पे खरीदते थे। ठीक है, फिर ब्रिटेन का माल आया और हमारे यहाँ का व्यक्ति भी वो माल बना रहा है, तो दोनों कंपटीशन में टिक नहीं पाते थे और धीरे धीरे हमारे भारतीय उद्योग खत्म हो गए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया भारत का। प्रिपेयर्ड इंडिया फॉर मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और इसके पीछे का कारण यह था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इसलिए जरूरी था क्योंकि हमको भारत को एक बाजार बनाना है, एक उत्पादक नहीं बनाना है। मार्केट मतलब क्या, वेयर देयर गुड्स आर कंज्यूम्ड, isn't it? Where goods are sold for consumption, where goods are not produced, is it clear? बाजार का मतलब समझ गए? तो एक बाजार बनाना था भारत को कि दुनिया भर से, मतलब ब्रिटेन का पूरा माल भारत में आएगा और भारत में उनको कंज्यूम करने के लिए खरीदा जाएगा। उन मालों का प्रोडक्शन भारत में नहीं किया जाएगा, उन मालों का प्रोडक्शन भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नहीं किया जाएगा, वो ब्रिटेन के उद्योगपतियों द्वारा बनाया जाएगा। बात समझ आ रही है? बाद में ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने कहा यार ढुलाई में बहुत खर्चा होता है, उन्होंने अपने मशीन लेके भारत में ही आ गए और उन्होंने बंगाल में, मद्रास में, बंबई में जगह जगह बड़े बड़े मशीन लगाए जिनके स्वामी वो खुद होते थे और अब यही प्रोडक्शन कर करके हमें जो है माल बेचना उन्होंने शुरू किया। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय उद्योगों की क्या जरूरत रह जाएगी? ठीक है, तो इस प्रकार से भारत को एक बाजार बनाना था और बाजार बनाने के लिए भारत का विऔद्योगीकरण करना बहुत जरूरी था। डी यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, वो इसके पहले बता चुका हूं आपको कि इसके पहले भारत में ज्यादातर उद्योग कृषि से आधारित थे। जैसे बैम्बू वाला उद्योग है तो बैम्बू कृषि से आएगा, कपास उद्योग है वो कृषि से आएगा, रेशम उद्योग है, शहद उद्योग है, घी उद्योग है, दूध उद्योग है, जो भी उद्योग है भारत में वो कृषि से जुड़े हुए होते थे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भारत में चलता था, माने भारत में इंडस्ट्री और कृषि एक दूसरे पर आश्रित थे, ये एक दूसरे से अलग नहीं थे। एक भारतीय किसान कृषक भी होता था, उद्योगपति भी होता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति टाई वाई सूट बूट वाले नहीं होते थे, किसान ही उद्योगपति होते थे। ठीक है, ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इसने कृषि और इंडस्ट्रीज के बीच का जो जुड़ाव था, जो उनके बीच में अपनापन था, जो लगाव था, उसको खत्म कर दिया और अब एग्रीकल्चर एक अलग सब्जेक्ट हो गया, इंडस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तहस नहस कर दिया पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्था भारत में पाई जाती थी। छठवें नंबर पे हम देखते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। इसके पहले भारत में जो कृषि होती थी, कृषि हमारे लिए एक वाणिज्य का विषय नहीं है। वाणिज्य किसको बोलते हैं? जब किसी वस्तु को आर्थिक दृष्टि से देखा जाना शुरू कर दिया जाए तो वो वाणिज्य की वस्तु बन जाती है, और जब तक उसको इमोशनल और सेंटिमेंटल और केवल अपनी नीड फुलफिल करने के हिसाब से देखा जाता है तो वो चीज कॉमर्स की चीज नहीं होती। कॉमर्स की चीज वही है जिसकी आर्थिक वैल्यू हो, जिसको खरीदा बेचा जा सके, जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो और जिसको खरीद बेच करके मुनाफा कमाया जा सके, ऐसी चीज को बोलते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। भारत में कृषि को अब एक मुनाफे का सौदा, अब एक खरीद फरोख्त का सौदा, भूमि को एक कमोडिटी बना दिया गया। और अब पहले भारत में हम खेती करते थे अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, उतना ही उपजाते थे जितना हम खा सकें, उससे ज्यादा न हमें अनाज चाहिए न उससे ज्यादा हमें भूमि चाहिए। अंग्रेजों ने आया, उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। उन्होंने कहा लैंड भी एक कमोडिटी है, तो ज्यादा से ज्यादा लैंड रखने की प्रवृत्ति आ गई, ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजाने की प्रवृत्ति आ गई। ठीक है, और मटेरियलिज्म आने लगा हमारे अंदर। तो ये कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किया। इसका एक मतलब ये भी है कि हम इसके पहले हमें जिस चीज की जरूरत थी वो उपजाते थे, और हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी खाद्यान्न पदार्थ, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं कम थी।
लेकिन अंग्रेजों ने आया, उन्होंने कहा भैया कैश क्रॉप्स उगाओ, नकदी फसल उगाओ जिसको बाजार में खरीदा बेचा जा सके। ठीक है, अनाज उस समय ज्यादा खरीदा बेचा नहीं जाता था क्योंकि अनाज हर आदमी उपजाता था। तो कैश क्रॉप्स उपजाइए, नकदी फसल उपजाइए, गन्ना उपजाइए, कपास उपजाइए, मूंगफली उपजाइए, मस्टर्ड सरसों उपजाइए, ऐसी चीजें जो बाजार में हाथों हाथ बिक जाएं, क्योंकि वो आगे चल करके इंडस्ट्रियल पर्पज में आएंगी। हमने कपास उगाया तो वो कपड़ा बनाया, हमने सरसों बनाया तो वो तेल बनाएगा, हमने बैम्बू बनाया तो वो कुछ और बनाएगा, हमने इंडिगो बनाया तो वो कपड़ा रखने के काम में आएगा। यानी एग्रीकल्चर से वो चीज का प्रोडक्शन मत करो जो एग्रीकल्चर मैदान से आए और सीधे कंज्यूम कर लिया जाए, उसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाए। तो नकदी फसल उपजाओ, प्लांटेशन। अब बड़े बड़े उद्योगपति ब्रिटेन के भारत आए और उन्होंने भारत में बड़ी बड़ी भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से किराए पे ले ली, कुछ किसानों से कुछ जमींदारों से ले लिया और वो भूमि के बड़े बड़े भूमि के मालिक बन गए। और फिर इन भूमियों पर भारतीय किसानों को वो किराए पर रखते थे और अपनी मनपसंद फसल वहां पर उपजाते थे। जैसे अगर असम तरफ चले जाएं, असम वेस्ट बंगाल तरफ, तो वहां चाय की खेती करवाते थे। साउथ इंडिया में आ जाएं तो कॉफी और रबड़ की खेती करवाते थे। गुजरात तरफ आ जाएं तो मूंगफली की खेती करवाते थे। यानी ऐसी फसलों की खेती वो करवाते थे जिसका मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तो ये सब आ गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है? अब भारत में कृषि मुनाफा के लिए होने लगा, केवल अपनी आवश्यकता अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। रेवेन्यू कलेक्शन इन कैश, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का एक कारण ये भी था कि अब भारत में नकदी लेने लगे, ये लोग अपना जो रेवेन्यू है वो लेने लगे नकदी में। और जब नकदी में हमें रेवेन्यू लेंगे तो हमारे पास ऐसी चीजें हो जिसको बेचने से हमें नकदी भी मिल जाए। अब मैं बताया आपको, दाल चावल भुट्टा मक्का ये सब कोई खरीदेगा थोड़ी, तो सब उपजा रहे हैं। तो ऐसी चीजें उपजाओ जिसको खरीद लिया जाए। तो ये कपास उपजाते थे अंग्रेज लोग, फटाक से खरीदते थे। नील उपजाते थे, खरीद लिया जाता। चाय उपजाते थे, खरीद लिया जाता। ठीक है, तो नकदी फसल उपजाना इन्होंने शुरू किया। एंट्री ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन एग्रीकल्चर। मैं बताया बड़े बड़े उद्योगपति ब्रिटेन से भारत आए, उन्होंने बड़े बड़े जमीन खरीदे और बड़े जमीनों के मालिक बन गए और वहां पर उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर शुरू करवाया। तो एग्रीकल्चर में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसके अलावा जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो खुद इतना शोषणकारी था कि कृषि को अपने आप में, मैंने आपको पढ़ाया इसके पहले कि अब जो भूमि थी कृषि के अंतर्गत वो कमोडिटी बन गई थी। अब भूमि को आप रहन रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कमोडिटी बन गई। जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड कमोडिटी बन गई, उसके साथ आत्मिक जुड़ाव अब नहीं रहा। पहले किसान मर जाता था, अपना खेत नहीं बेचता था, बाप दादा की खेत है नहीं बेचूंगा। ठीक है, क्योंकि आत्मिक लगाव, कमोडिटी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का रिजल्ट था कि लैंड अब एक कमोडिटी बन करके रह गई। ठीक है, बीच में जमींदार वगैरह आ गए थे, कभी भी आपसे हद से ज्यादा टैक्स लगाते थे, नहीं दे पाओगे तो जमीन से वंचित कर दिया जाए। ये तमाम जो गलत नीतियां भारत में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण हुआ। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज का अगला जो प्रभाव है वो है फ्रीक्वेंट फेमाइन्स। लगातार भारत में क्या है, बाढ़ आने अकाल पड़ने शुरू। आपको याद रखना है, भारत में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, औरंगजेब के शासनकाल तक भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा। औरंगजेब के मतलब 1700 तक कोई अकाल नहीं पड़ा भारत में। 1705 देखिए, पहला यहां पर दिखाई दे रहा है, पहला भयानक जो भुखमरी अकाल पड़ा 1705 में पड़ा औरंगजेब के समय। तो एट द लास्ट औरंगजेब के समय और औरंगजेब के जाने के बाद तो फिर अंग्रेजों का धीरे धीरे हमारे यहाँ प्रभाव बढ़ने लगा। तो अंग्रेजों के शासनकाल में उनकी गलत सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण भारत में अकाल पड़ना शुरू हो गया। जबकि भारत कृषि की खोज दुनिया में भारत में हुई, कई प्रकार के अनाज और फसल भारत पहले से उगाते आ रहा है। इस प्रकार से भारत कृषि प्रधान देश में अगर अकाल पड़ने लगे तो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इन अकाल पड़ने का कारण क्या था? अंग्रेजों की ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का रिजल्ट था फेमाइन। क्योंकि अब कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं तो फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी। फिर टैक्सेशन इतना ज्यादा लिया जा रहा है कि जितना उपजा रहे हैं उससे ज्यादा तो टैक्स दे रहे हैं। तो इन तमाम कारणों से भारत में अकाल पड़ने शुरू हुए। मैं कुछ अकाल यहाँ पर लिख दिया हूं। जैसे दक्कन में अकाल पड़ा 1705 में, 1708 तक रहा। फिर 1790 में पड़ा तो 92 तक रहा। फिर बंबई में बाढ़ आया 1717 में, 1722 में, 1728 में, 1747 में और 1782 में लगातार बाढ़ आते जाते।
भुखमरी और अकाल जैसी समस्या भारत में थी। मद्रास में 1751, 1769, 1788, 1776, 78 ये तमाम जो है ये मद्रास में आए हुए। उसके बाद आप देखेंगे मुल्तान और मुर्शिदाबाद में 1783-84 तक रहा, हैदराबाद में 1799 से 1801 तक। तो इस प्रकार से अनेक, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, वहां लाखों करोड़ों लोग भूख से मर गए, अकाल में मर गए। सबसे खतरनाक अकाल आया था उड़ीसा में, जहां पर 30 लाख लोग मारे गए थे। उड़ीसा और बंगाल उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, आगे देखेंगे इन अकाल के कारण, ये जो अकाल और भुखमरी यहां पड़ रही थी, कॉज बाय न्यूमेरस क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स। ये अकाल अंग्रेजों ने जानबूझ के नहीं लाया था। अकाल आया तो था जलवायु कारणों से, सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा नहीं हुई या ज्यादा हो गई, कई कारणों से। लेकिन उसका जो नेचुरल इंपैक्ट होना चाहिए था, उस इंपैक्ट को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया अंग्रेज की नीतियों ने। क्योंकि पहले राजा महाराजा क्या करते थे, अकाल मतलब बारिश बहुत ज्यादा हो गई, फसल चौपट हो गई, कर्ज माफी कर दिया जाता था। किसानों को उल्टे कुछ राजा महाराजाओं के माध्यम से सहायता मिलती थी। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, बाढ़ आए, अकाल आए, सूखा आए, भुखमरी आए, तुम्हारे घर में कोई मर जाए, डजंट मैटर, हमें हमारा टैक्स चाहिए। इस क्रूअल पॉलिसी के कारण जो इंटेंस था, जो इंपैक्ट था भूखे का, अकाल का, वो 10 गुना बढ़ गया। और इन्हीं के कारण उड़ीसा में एक भयानक आया था अकाल, जिसको ग्रेट फेमाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1865 में वहां पर एक अकाल आया जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे भूख के कारण। वो अंग्रेजों की गलत नीतियों का परिणाम था। ठीक है, तो उस उड़ीसा में जो बाढ़ आया, अकाल आया था, उस अकाल की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने खाना पूर्ति करना शुरू कर दिया। क्योंकि 30 लाख लोग मारे गए भूख से, तो दुनिया भर में जो ब्रिटिश पॉलिसी है उसकी क्रिटिसिज्म होने लगा। तो ये जांच करने के लिए कि भाई एक अकाल क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ठीक है, वही आजकल हम भी नीति करते। कहीं बम फूट जाए तो उसके लिए एक कमेटी बिठा दी जाएगा। ठीक है, अब वो कई साल तक कमेटी जांच करेगी। वो सब गलत चीजें हमने अंग्रेजों से, अच्छी चीजें नहीं सीखी, सारी गलत चीजें। एक कमेटी बिठा के हमारे जो गुस्सा उसको ठंडा कर दिया, घोषणाएं कर दिया, हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब कोरोना 5 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, तब ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था ही अंग्रेजों ने यह बना दिया है कि आग लग जाने दो पहले, फिर पानी डालेंगे। हमारी पहले से तैयारी नहीं रहती, भैया पानी पहले से रखो, आग ना लगने पाए। ठीक है, तो वही गलत कुप्रभाव हमारी यहाँ की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों ने जो डाल दिए हैं हमारे अंदर, हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, बस हंसी मजाक और पूरे अपना नौकरी चाकरी इन्हीं में अपनी जिंदगी पूरा गवा देते हैं। ठीक है, तो खैर हम देखते हैं। तो उड़ीसा में जब 30 लाख लोग मारे गए, ब्रिटेन सरकार की दुनिया भर में निंदा हुई, तो बोले चलो खाना पूर्ति करते हैं। एक कमीशन बिठा दिया जांच करने के लिए। उड़ीसा फेमाइन इंक्वायरी कमीशन 1866 में बनाया गया। उसके चेयरमैन थे जॉर्ज कैंपबेल, इसलिए कभी कभी उसको जॉर्ज कैंपबेल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना कि कमीशन क्यों बनाया गया था 1866 में। उड़ीसा में आए अकाल की जांच करने के लिए। इस जांच में पाया गया कि भाई सरकारी मदद और सरकारी सहायता जिस हद तक करनी चाहिए थी उतना नहीं किया गया। ठीक है, तो यह सरकारी कमी के माध्यम से जो है अकाल की वृद्धि हुई, ये एक रिपोर्ट उसमें दिया गया। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ रिकमेंडेशन किया गया था कि अब आगे ब्रिटेन की सरकार ऐसा ऐसा करेगी ताकि भारत में अकाल ना पड़े, पर वो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। ठीक है, रिकमेंडेशन देने में तो इनकी कोई जवाब नहीं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर रिकमेंडेशन दे देते थे जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता था ओहो इनके जैसे महान कोई नहीं, देखो अपनी गलती स्वीकार रहे हैं और आगे ये कह रहे हैं कि अब ऐसा करेंगे ताकि ऐसा ना हो। लेकिन वो बातें फुलफिल तो अल्टीमेटली उन्हीं को करना है। ठीक है, और वहीं से हमारी बात, हमारी मेंटालिटी शुरू से ऐसी रही है कि हम हसीन बातें, हसीन सपनों में खो जाते हैं और 2-4 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मद्रास में एक भयानक अकाल पड़ा था 1876 और 1878 में। इस समय भी जब अकाल पड़ा तो उसकी जांच करने के लिए मद्रास फेमाइन इंक्वायरी कमिटी, या इसको बोलते हैं रिचर्ड स्ट्रेची कमिटी, 1878 में बनाया गया था। ठीक है, इस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि कोई व्यक्ति भूख से अकाल से न मरे, ये जिम्मेदारी प्रांतों की है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। और प्रांत सरकार को चाहिए कि इस प्रकार से व्यवस्था करे कि अब दोबारा बाढ़ न आए। ठीक है, और प्रांतों को क्या करना चाहिए उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे जिनको कहा गया था प्रोविंशियल फेमाइन कोड 1883। इसमें यह बात कही गई थी कि प्रांतों को कौन से काम करने चाहिए अकाल जब ना पड़े, और मान लीजिए अकाल आ भी जाए तो भी किस प्रकार से उनको मदद वगैरह करना चाहिए। इसके बाद फिर उन्होंने दिखावा के लिए एक मैकडोनाल्ड कमेटी बनाई
मैकडोनाल्ड कमीशन बनाया सन 1900 में। आपको ध्यान रखना है ये ऊपर के तीनों कमीशन बाढ़ अकाल से संबंधित हैं। कैंपबेल कमीशन, फिर रिचर्ड स्ट्रैची कमीशन और मैकडोनाल्ड कमीशन, ये बाढ़ अकाल से संबंधित विषय हैं। ठीक है, इसके अलावा अकाल को रोकने के लिए एक और काम इन्होंने किया अंग्रेजों ने, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904, सहकारी समिति अधिनियम 1904 में लाया गया। इसमें यह कहा गया कि कुछ सरकारें, ब्रिटिश सरकार जो भारत की, वो क्या करेगी, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बनाएगी और यह सहकारी समिति किसानों को कर्जा देंगे। ठीक है, उस कर्जा के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होगी, पर धीरे धीरे लौटाते रहेंगे। इज इट क्लियर? ये कुछ दिखावा का काम उन्होंने किया। आगे फिर उन्होंने लाया पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट 1909। ठीक है, ये इस एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया था कि कृषकों की भूमि कोई गैर कृषक आदमी नहीं खरीद सकता, कृषक की भूमि कृषक व्यक्ति ही खरीदेगा, ताकि कृषि भूमि का उपयोग उद्योग या कोई और काम में न किया जा सके। ठीक है, ये सब दिखावे थे। ठीक है, 30 लाख लोग तो मरेंगे उड़ीसा में, अब तुम कुछ जो लगे करते रहो। ठीक है, ऐसे ही हजारों लाखों लोग कोरोना में मर जाएंगे, उसके बाद सरकार को जो लगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्लांट लगा के खुद ही लेती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो समझदारी ये है कि समय रहते, जब कोरोना का पहला वेव आया था उसी समय हमें सावधान हो जाना चाहिए था और सारी तंग तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जो परिस्थिति बिगड़ गई है, तो उसमें बस लीपापोती की जो व्यवस्था है, किसी ने 2 लाख दे दिया, किसी ने 10 लाख दे दिया, किसी ने करोड़ दे दिया, कोई यहाँ ऑक्सीजन प्लांट, कोई वहाँ ऑक्सीजन प्लांट। ठीक है, टीकाकरण कराएंगे, दुनिया करेंगे, दारी करेंगे। ठीक, तो ये लीपापोती का जो सिस्टम है अंग्रेजों से हमने कूट कूट करके सीखा है, और थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स टू लर्निंग दीज टाइप ऑफ डिप्लोमेटिक टूल्स। चलो खैर कोई बात नहीं, ये सब बातें हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या इंपैक्ट पड़ा इकोनॉमिक पॉलिसीज का। डिस्टर्बेंसेस इन सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया, भारत का जो सामाजिक ताना बाना था, घुल मिल के रहने का, कृषि के साथ उद्योग करने का, अपनी जरूरत की चीजों को खुद उपजाने का, लोकल रिसोर्स के यूज करने का, ये तमाम जो सोशल ताना बाना था हमारा, उसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। अब हम सब मटेरियलिस्टिक होके रह गए, इनके गुलाम होके रह गए। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशंस, नया भूमि संबंध। अंग्रेजों के भारत में आने के पहले तक राजा महाराजाओं की ओर से गांव देहात में छोटे छोटे जमींदार बनाए जाते थे। उन जमींदारों के अंडर में बहुत सारी भूमि रहती थी और वो जमींदार छोटे छोटे किसानों के माध्यम से वहां पर खेती करवाता था, उनसे उतना कर लेता था जितना जरूरी है और फिर उस कर का कुछ हिस्सा राजा को देता था। इस प्रकार से व्यवस्था चलती थी। भूमि के साथ कृषक का जुड़ाव होता था। जमींदार लोग इतने क्रूअल नहीं होते थे कि अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो बेदखल कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। जिस भूमि पे 10-25 साल से कोई कृषक जोतते आया है, एक प्रकार से वो भूमि उसी की हो जाती थी। ठीक है, तो एक ऐसा संबंध था किसान का और भूमि का, माता पुत्र के समान अपनापन। लेकिन अंग्रेजों ने आया तो एक नए प्रकार की व्यवस्था बनाई, नई जमींदारी सिस्टम लेके आए, जिसमें सारी जमीन का मालिक जमींदार, और एक बार भी वो कर नहीं दिया तो उसको उस जमीन से बेदखल कर दिया गया। हद से ज्यादा टैक्स लगाया गया, क्योंकि उसमें से जमींदार का भी कमीशन है, अंग्रेजों का भी कमीशन है, और अंग्रेज पराये हैं तो वो टैक्स की मात्रा कम नहीं रखते थे। तो नए प्रकार का जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ किसान और लैंड का, ये बड़ा शोषणकारी रिलेशन था। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। राइज ऑफ इंडियन बर्गुइज, अब इन्हीं लैंड रेवेन्यूज के कारण इनकी जो पॉलिसी थी कि हमको भैया नकदी में कर चाहिए, तो हमारे यहां भारत में नए नए पूंजीपति लोग, नए नए जो बर्गुइज लोग हैं, बुर्जुआ वर्ग, उनका उदय हुआ। वो नए नए बुर्जुआ वर्ग कौन थे? जमींदार, साहूकार और भी श्रॉफ, लाला, बनिया, चेट्टी, सेट्टी, ये सब साहूकार है एक शब्द में यदि कहा जाए। अलग अलग जगहों में अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में कहा जाता है साहूकारों को सेट्टी, ठीक है, बंगाल में कहते हैं चेट्टी, हम लोगों के लोकल बोलचाल में बोला जाता है बनिया, साहूकार, लाला, ये तमाम टर्मिनोलॉजी है। तो ये नए बुर्जुआ वर्ग का भारत में उदय हुआ। ठीक है, और अब ये हमारा शोषण करने लगे। इनकी घालमेल हो गई अंग्रेजों के साथ, और ये अंग्रेजों की कृपा में रहते थे, उनके साथ बैठ के दारू पीते थे। ये थे भारतीय, लेकिन इनको भारतीय जनता से कोई मतलब नहीं था। तो एक नए बुर्जुआ वर्ग का भारत में उदय हुआ, जो अब नए टाइप का शोषण भारतीय लोगों का करता था। अंग्रेज लोग इससे इस जो शोषण का जो ब्लेम था, उस ब्लेम को लेने से भी बचते थे। तो उन्होंने भारतीय बुर्जुआ वर्गों को तैयार किया। ठीक है, ये तमाम चीजें।
इसके अलावा ग्रेट पॉवर्टी, भयानक भारत में गरीबी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य का समय भारत में आया अंग्रेज की तमाम नीतियों के कारण। ठीक है, कुछ एक दो स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं इन नीतियों से संबंधित। एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे शुड बी सीन एज एन इंडियन सब्सिडी टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। एक जीवी जोशी नामक अर्थशास्त्री, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो रेल बनाने के लिए खर्चा किया गया भारत में, वास्तव में वो भारत द्वारा ही पैसा लेकर के, हमारा ही पैसा हमसे लेकर के भारत में रेल बना रहे हैं। तो एक प्रकार से वो भारत के द्वारा प्राप्त सब्सिडी से ही आपने भारत में रेलवे खड़ा किया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। इसका घुमा फिरा के मतलब यही निकलता है, ठीक है, कि हमारी धन दौलत, हमारा ही पैसा लेकर के और आप हमारे लिए कुछ करो, ये कहकर के कि ये तुम्हारे भले के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली उससे फायदा भी आप ही लोगे। ठीक है, ये तो हमारा। अगला है द माइजरी हार्डली फाइंड अ पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टेटमेंट दिया है कि दुनिया भर में व्यापार वाणिज्य होता है, लेकिन ऐसा घटिया व्यापार और वाणिज्य भारत के अलावा कहीं नहीं देखा गया, इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जिसने द माइजरी, माइजरी माने हद से ज्यादा गरीबी, दुर्भाग्य और परेशानी लेकर के आई इस वाणिज्य के कारण। ठीक है, तो यह एक स्टेटमेंट है कि जो कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, माने इनकी हड्डियां गल गई मेहनत करते करते, कर चुकाते चुकाते। ठीक है, ये तमाम इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का। अगला है टैक्सेशन रेज्ड बाय द किंग इज लाइक द मॉइस्चर sucked up by the sun which is returned to land but it collapsed during British rule। आरसी दत्त, अर्थशास्त्री।